हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन में आप सभी का स्वागत है। वर्तमान समय में ऑनलाइन विद्याधन यूट्यूब चैनल पर एक अलग से स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के नाम से। अगर आपको वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो जाइए और प्ले लिस्ट में जाके उस प्ले लिस्ट को चेक करिए। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लगभग 20 से 22 वीडियोज़ हम कवर कर चुके हैं। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं हम स्क्रीन पर नए टॉपिक को कवर करने के लिए। चलिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के बारे में, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं नैक। नैक एक ऐसी संस्था है जो उच्च शिक्षण संस्थान के लिए एक मूल्यांकन का कार्य करती है। जब भी कोई उच्च शिक्षण संस्थान, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो या आईआईटी हो, आईआईएम हो, किसी भी स्तर का विश्वविद्यालय हो, केंद्रीय हो, राज्य हो, डीम्ड हो, प्राइवेट हो, उन सभी को बनाने के लिए कुछ मानकों का निर्धारण किया जाता है। और वो मानक कितना उन्होंने फॉलो किया, उसके अकॉर्डिंग एक रैंक देता है नैक। उसी के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि कोई विश्वविद्यालय, कोई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कितना अपने बच्चों के लिए कर रहा है, इस आधार पर। क्योंकि ये रैंकिंग के आधार पर हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कितनी क्वालिटी होगी या कितना क्वालिटी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है, कितना जो है पैसा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, कितने वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो कितने वेल क्वालिफाइड हैं, किस तरीके के हैं। इन सभी के अलग अलग पैरामीटर्स हैं, वो नैक का काम होता है। तो चलिए, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन करने हेतु जो यूजीसी है के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था है और अपने आप में ऑटोनॉमस टाइप की संस्था कह सकते हो। इसकी स्थापना 1994 में की गई और इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। क्वेश्चन यहाँ से 2-3 बन गए हैं, याद रखिएगा कि नैक का काम क्या है। जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनकी गुणवत्ता का आकलन करना। पहला पॉइंट क्या है, उच्च शिक्षण संस्थानों के से संबंधित है। इनका ये क्या करता है, उनकी गुणवत्ता का आकलन करता है। ये इसकी जिम्मेदारी किसने इसको सौंपी है, यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने। ये किस तरीके का निकाय हो गया, एक स्वायत्त निकाय हो गया। और इसकी स्थापना कब हुई, 1994 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में। एक छोटी सी लाइन में 4-5 जो लाइन दिख रही हैं, इसमें कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन बन गए। तो याद रखिएगा, जो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो क्वालिटी कंटेंट है। समझ के पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और अपने साथी समूह में शेयर भी करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो नैक की स्थापना 1994 में हुई थी, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट के मुद्दे पर समाधान के लिए उन्होंने सुझाव दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो विशेषज्ञ रहे होंगे, उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था की स्थापना की जानी चाहिए जो वर्तमान समय में जो उच्च शिक्षा में गिरावट आ रही है उसका मूल्यांकन कर सके, उसको रैंक दे सके। क्योंकि जब रैंक मिलेगी तो कोई भी विश्वविद्यालय अपनी रैंक को नीचे डाउन नहीं होने देगा, उसके लिए काम करेगा। जब रैंक होगी तो वो जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोडेड होती है और बच्चा उसी के आधार पर एडमिशन लेता है, उसी के आधार पर उसको फंडिंग मिलती है, उसी के आधार पर सारी चीज़ें वेल मेंटेन होती हैं। इसकी कार्रवाई के रूप में PO प्लान ऑफ एक्शन जो 1992 में आया, उसमें इसको एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित कर दिया गया। जो यूजीसी के तहत एक स्वतंत्र निकाय के रूप में इसको जो मान्यता दी गई थी, उसमें बोला गया कि ये क्या काम करेगा, जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनका मूल्यांकन करेगा और उनका प्रमाणन करेगा। सिर्फ इसके 2 ही काम हैं, उसका मूल्यांकन करना और उसका प्रमाणन करना। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, ये मूल्यांकन कैसे करेगा, उसका प्रमाणन कैसे करेगा। नैक तो बेंगलुरु में उसका सेंटर है। नैक क्या करता है, जब भी कोई हायर इंस्टीट्यूट्स अप्लाई करता है नैक करने के लिए, तो नैक एक टीम का गठन करता है बगैर किसी बायसनेस के, बगैर किसी पक्षपात के। उस टीम को भेजता है उस संस्थान में और ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। 2 से 3 बार की प्रक्रिया होती है। एक बार, पहली बार जब वो जाता है, मॉक ड्रिल टाइप में करवा लेते हैं बहुत सारे विश्वविद्यालय अपने स्तर पे। इसके बाद जब यहाँ से कोई टीम जाती है
तो वो कमी बताती है कि इस कमी को दूर करिए। जब वो कमी दूर कर लेता है फिर आता है, तो फाइनली लगभग 2 से 3 विजिट में जो कमियां होती हैं उन कमियों को दूर करके विश्वविद्यालय अपने लेवल पर अपनी रैंक को सुधारने का प्रयास करता है। और जब रैंक सुधरती है तो रैंक सुधरने का मतलब है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, वहाँ के जो टीचर्स हैं वो डॉक्टरेट, उनके पास शोध कार्य कितना है उस पर फोकस किया जाता है, वहाँ पर कितने छात्र इनरोल्ड हैं, वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों पर खर्च किया जाता है, इन सब चीज़ों को नोटिस किया जाता है। इसी के आधार पर वो मूल्यांकन करते हैं और जितने भी पॉइंट्स उनको हर एक कैटेगरी में मिलते हैं उसी के आधार पर वो उसका प्रमाणन करते हैं कि किस कौन सी रैंक उसको दी जानी चाहिए। यह एक बहुस्तरीय प्रक्रिया होती है जिसमें, जो कि मैंने अभी बताया आपको, जो कि उच्च शिक्षण संस्थान इस पर अप्लाई किया जाता है, जिसमें पाठ्यक्रम हो गया, संकाय हो गया, बुनियादी ढांचे हो गए, अनुसंधान हो गया और अन्य मापदंड के संदर्भ में उसका मूल्यांकन किया जाता है। 1, 2, 3, 4 एंड 5 एस्पेक्ट्स पर फोकस किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पाठ्यक्रम क्या है, संकाय कितने चल रहे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है और इसके अन्य मानदंड के संदर्भ में इसका मूल्यांकन किया जाता है। अब बात करते हैं रेटिंग की, तो रेटिंग में सबसे जो उच्च स्तरीय रेटिंग होती है वो होती है A++। की जो रेटिंग है सबसे उच्च स्तर की होती है और सबसे निम्न स्तर की जो रेटिंग होती है वो C होती है। यदि किसी संस्थान को D ग्रेड दिया गया तो इसका मतलब है वह संस्थान मान्यता प्राप्त नहीं है। याद रखिएगा, C में तो मान्यता प्राप्त तो है पर उसके पास कुछ भी नहीं है, जो आवश्यक होता है वो कुछ भी नहीं है। इसका क्या मिशन है? उच्च शिक्षा संस्थानों या उनकी इकाइयों या विशिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रमों या परियोजनाओं की आवधिक मूल्यांकन और मान्यता की व्यवस्था करना। उच्च शिक्षण संस्थानों में पठन पाठन अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ावा देने हेतु शैक्षणिक वातावरण को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य कार्य है। उच्च शिक्षा में स्वमूल्यांकन, अकाउंटेबिलिटी, स्वायत्तता, नवाचारों को प्रोत्साहित करना, गुणवत्ता से संबंधित अनुसंधान, अध्ययन, परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू करना, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रोत्साहन और जीविका के लिए उच्च शिक्षा के अन्य हितधारकों के साथ उसका सहयोग करना। ये जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं इन्हीं चीज़ों को फोकस रख के यही उनका उद्देश्य है नैक का, कि अगर हम इन सभी उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें हर इंस्टीट्यूट्स में कुछ ना कुछ बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी कोई संस्थान खोला जाता है किसी भी क्षेत्र में, कोई कॉलेज की ही मान लें, तो उसका क्या उद्देश्य होता है? उसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। क्योंकि जब भी कोई संस्थान खोला जाता है तो वो ये कहता है, इस तरीके का एक अपना एफिडेविट लगाता है कि हम एक ऐसी संस्था की स्थापना कर रहे हैं जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस में रहकर हम जो है काम करेंगे। मीन्स हम कमाने के लिए नहीं, सेवा के भाव से इस संस्था की स्थापना कर रहे हैं। तो ये उद्देश्य वहाँ पर पूरे होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रत्ययन की क्या प्रक्रिया है। नैक आवेदक संस्थान की स्वमूल्यांकन रिपोर्ट पर बहुत अधिक निर्भर करता है कि वो जो है किस तरीके की उसने अपनी रिपोर्ट लगाई, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट। आवेदक संस्था के लिए पहला कदम मात्रात्मक गुणात्मक मैट्रिक्स से संबंधित जानकारी एक सेल्फ स्टडी रिपोर्ट में उसे देना होता है। फिर डेटा को नैक विशेषज्ञ टीम के द्वारा मान्य किया जाता है। इसके बाद पीयर टीम में इसका संस्थान का दौरा करती है। इसका हम बात करते हैं कि परिणाम क्या होंगे, उसके आधार पर क्या क्या उसका लाभ हो सकता है। कि मान के चलिए नैक ने किसी को रैंक दे दी तो इसके भविष्योन्मुखी क्या क्या परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं, एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि नैक परिणाम आधारित दृष्टिकोण अपनाने की योजना बना रहा है। इसके अनुसार यह पता लगाने पर जोर दिया जाता है कि छात्र प्रासंगिक कौशल और शैक्षणिक क्षमताओं से लैस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब भी बच्चे किसी संस्थान में प्रवेश लेते हैं तो सिर्फ सर्टिफिकेट लेके वो भीड़ में खड़ा ना हो जाए। वो वास्तविक तौर पे ऐसा हो कि या तो वो अपना व्यवसाय स्थापित कर सके या समाज को कुछ दे सके, क्योंकि समाज ने उसे बहुत कुछ दिया, पर एक समय के बाद जब वो पढ़ लेता है तो समाज को वो क्या दे पा रहा है, इस पर भी फोकस किया गया है। भारत में मान्यता प्राप्त अगर इन संस्थानों की सूची की बात करते हैं जो उपलब्ध है,
उच्च शिक्षा में अखिल भारतीय सर्वेक्षण पोर्टल पर 1134 विश्वविद्यालय और 42,343 कॉलेजों की सूचीबद्ध है। लगभग 406 विश्वविद्यालय, 8,686 कॉलेज नेक से मान्यता प्राप्त हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त कॉलेजों की संख्या 1869 है, जिसके बाद कर्नाटक आ जाता है 914 और दूसरा स्थान इसने प्राप्त किया। तमिलनाडु में सबसे अधिक 43 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं। अब ये कुछ रिपोर्ट है जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर की कटिंग है एक तरीके की, कह सकते हो। ग्रेड वाइज ABC यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड टोटल टॉप 5 स्टेट्स तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। कॉलेज की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी में टॉप 5 ये हैं: तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और राजस्थान। कॉलेजेस की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो है 1834, कर्नाटक में 881, तमिलनाडु में 829, उत्तर प्रदेश में 604, गुजरात में 492। ये जो डेटा है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है समय समय पर, जैसे कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है कुछ थोड़ा सा चेंजेस हुआ हो या आने वाले समय में ये चेंजेस हो सकता है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है, जब कोई कॉलेज नैक करवा लेता है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है वहाँ के बच्चों को, क्योंकि उसने बहुत सारे सुधार कर लिए होते हैं। तो ये बात ध्यान देनी चाहिए कि जब भी बच्चा प्रवेश ले, और ये प्रवेश का दौर स्टार्ट हो गया है, कि आप जो है NIRF की रैंकिंग और NAC की रैंकिंग देखकर ही प्रवेश लें। भले ही उसको सबसे नीचे की रैंक दी गई हो, लेकिन दी गई है तो इसका मतलब है कि उसने उसके लिए अप्लाई किया है, तो इसका मतलब है कि वो मानक के अनुरूप है। कम ज़्यादा रैंक हो सकती है, चलेगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है, करवाया ही नहीं है, तो मानक नहीं है वहाँ पर कुछ भी। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रमाणन के लिए कौन से शैक्षणिक संस्थान आवेदन कर सकते हैं। केवल वे उच्च शिक्षण संस्थान जो कम से कम 6 वर्ष पुराने हों या जहां से छात्रों ने कम से कम 2 बैच स्नातक स्तर के निकल चुके हों, क्योंकि स्नातक तो तभी निकलेगा जब 3 वर्ष का स्नातक की कोर्स होता है, 6 वर्ष निकल चुके हों, तो ये चीज़ लागू हो जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, यह मान्यता 5 साल के लिए वैध होती है। जब भी किसी संस्थान को कोई रैंक दी जाती है तो 5 साल तक वो रहती है। 5 साल के बाद फिर से रीअप्लाई कर सकता है, रैंक को बढ़ा सकता है। हाँ, मानक में अगर कोई कमी कर दी गई, जो सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट जाती है उसमें कुछ कमियां हो गई और पीयर रिव्यू टीम जो आई मूल्यांकन के लिए, उसने देखा कि ये तो पहले से भी गिरा हुआ हो गया है, तो फिर उसको रैंक डाउन जा सकती है। इसके अतिरिक्त जो इच्छुक संस्थान UGC द्वारा मान्यता प्राप्त होने की आवश्यकता है और नियमित छात्रों के उनके पूर्णकालिक शिक्षण और अनुसंधान कार्यों में नामांकित हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की क्या स्थिति है। भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद छात्रों के संदर्भ में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है। इसका मतलब है कि भारत में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं और जो बच्चों का एनरोलमेंट है, चीन और USA के बाद तीसरे नंबर पे भारत आता है। भारत की उच्च शिक्षा संस्थान में स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। समय समय पर जो आयोगों ने अपना काम किया है उसकी बदौलत ही ये जो है उच्च शिक्षा में हम बदलाव देख पा रहे हैं। प्रतिष्ठित QS वर्ल्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंग केवल 3 भारतीय विश्वविद्यालय IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IISc बेंगलुरु 200 शीर्ष संस्थानों में शामिल हैं 2023 की रैंक के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम बात करते हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय क्या क्या चुनौती हो सकती हैं। सबसे बड़ा नामांकन की बात करते हैं तो नामांकन सकल नामांकन अनुपात, जिसे GER कहते हैं, केवल 25.2 है, जो कि विकसित और अन्य विकासशील देशों की अपेक्षा कम है। यहाँ पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें इसको बढ़ाने की बात कही गई है कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा GER है उस रेट को बढ़ाना होगा हायर एजुकेशन में भी और स्कूली शिक्षा में भी। निष्पक्षता की बात करते हैं, समाज के विभिन्न वर्गों के लिए सकल नामांकन अनुपात में कोई समानता नहीं है। पुरुषों में 26.3, महिलाओं के लिए 25.4, SC में 21.8, SC में 15.9।
जहाँ क्षेत्रीय भाषाओं में भिन्नताएं हैं वहाँ राज्यों में GER बहुत कुछ आगे पीछे है, बहुत ज़्यादा उसमें जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर भी कवर किए हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। 2-4 पॉइंट ही और बचे हैं, इम्पॉर्टेंट है इसलिए ये मैं इसको कवर कर रहा हूँ। कॉलेज घनत्व की बात करते हैं कि प्रति लाख पात्र जनसंख्या पर कॉलेजों की संख्या बिहार में 7 से लेकर 7 है और तेलंगाना में 59। बल्कि अगर पूरे भारत की बात करते हैं, पूरे अखिल भारत की बात करते हैं तो ये है 28। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी कॉलेज की बात करते हैं कि 1 लाख पर जनसंख्या पर बिहार में 7 कॉलेजों की स्थापना की गई, तेलंगाना में 59 कॉलेज की स्थापना की गई, और पूरे भारत का अगर जनसंख्या की बात करें और कॉलेज का रेशियो निकाला जाए तो 28 कॉलेज प्रति लाख के हिसाब से, एक कॉलेज प्रति लाख के हिसाब से खोला गया। 28 कॉलेज जो है पूरे भारत में हैं 1 लाख के हिसाब से। इसके बाद हम बात करते हैं अधिकांश प्रमुख विश्वविद्यालय कॉलेज महानगरीय और शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जिससे उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय असमानता भी है। ग्रामीण अंचल में उच्च शिक्षा संस्थान कम हैं, इसीलिए ग्रामीण अंचल की शिक्षा का स्तर जो है गिरा हुआ है, कम है कह सकते हो। गिरा हुआ तो नहीं कहेंगे, कम कहेंगे उसको। गुणवत्ता की बात करते हैं, शिक्षा की निम्न गुणवत्ता के कारण भारत में रटकर सीखने की प्रथा है, साथ ही यह रोजगार और कौशल विकास की समस्या को ग्रस्त करता है, क्योंकि जब रट कर पढ़ेगा बच्चा तो निश्चित तौर पर उसका लाभ उसको नहीं मिल पाएगा। समझ के सीखना और वह प्रैक्टिकल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय प्रैक्टिस, जो एक तरीके से कह सकते हो लर्निंग बाय सीइंग, जो हमारे रूल्स हैं उन पर फोकस करना होगा, ना कि रटंत विद्या पर। बुनियादी ढांचा की बात करते हैं, भारत में उच्च शिक्षा का निम्न स्तरीय बुनियादी ढांचा एक और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो शिक्षा माफिया के हवाले हैं। शिक्षा माफिया करते क्या हैं, बच्चों को एडमिशन दे दिया, बच्चे विद्यालय में नहीं हैं, कॉलेज में टीचर नहीं हैं, 2 बाबुओं के सहारे कॉलेज चल रहा है, तो इस स्तर पर भी शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और ऐसे संस्थानों से जब पढ़ के बच्चे निकलते हैं तो उनके पास सिर्फ डिग्री होती है, वो शिक्षित बेरोजगारों की भीड़ में खड़े होते हैं, शिक्षित बेरोजगारों की लाइन में खड़े होते हैं। तो ये था नैक के बारे में इम्पॉर्टेंट सारे पॉइंट्स मैंने कवर करने का प्रयास किया है। आशा कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।